हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में जिस मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता है क्या है। तो डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस एक मेडिकल टर्म है जब हमारा जो फ्लेक्स एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जब ये इन्फ्लामेशन हो जाता है तो जो रिस्ट है वहाँ पे जो रेडियल का स्टेरॉयड प्रोसेस है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है और स्वेलिंग होने की वजह से पेन होने लगता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, तो एक स्विस साइंटिस्ट थे फेर्ज डी क्वेरवेंस, उन्हीं के नाम पे ये कंडीशन पड़ा। तो बिना दूरी शुरू करते हैं। हाँ, तो लेट स्टार्ट। डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस इज अ पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन caused by tendon of the side of the wrist at the base of thumb। हाँ, तो जो हमारा थंब है कोई भी लेफ्ट या राइट का, तो उसके बेस पे साइड में एक टेंडन प्रेजेंट है, ठीक है। और उस टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से ये कंडीशन जनरेट होता है। पेन इज द मेन कंपार्टमेंट get worse with the abduction of the thumb and grasping action of the hand and ulnar deviation of the wrist। हाँ, अब पेन जो होता है वो मेन कंप्लेन होता है जब वो कोई भी पेशेंट जब अपने थंब से किसी चीज़ को ग्रेप्स करने की कोशिश करता है और ग्रेप्स करने से पहले वो एबडक्शन करेगा तो ग्रेप्सिंग के टाइम में उसे पेन होगा। और अल्नर डेविएशन में अल्ना की तरफ अपने रिस्ट को फिंगर को अल्ना बोन की तरफ ले जाएगा, उस टाइप में उसे पेन होगा। थिकनिंग एंड स्वेलिंग ऑल्सो कैन ऑल्सो प्रेजेंट। अब इसे डी क्वेरवेंस, क्या नाम था, डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस, इस कंडीशन में जो क्या होता है, जो रेडियल का स्टेरॉयड प्रोसेस वहाँ पे जो टेंडन है वो थिक हो जाता है और स्वेल हो जाता है। तो थिकनिंग और स्वेलिंग वो भी प्रेजेंट होता है। अब जानते हैं डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस के कॉज क्या है, एटियोलॉजी क्या क्या है। तो द मोस्ट कॉमन कॉज इज क्रोनिक ओवर यूज। सबसे पहला जो कॉमन कॉज है वो है क्रोनिक यूज, लॉन्ग टर्म पे ओवर यूज करते रहना। और ये देखा गया है मैक्सिमम मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल एट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो बच्चे को दिन में बहुत बार लिफ्ट करती है और लिफ्ट करने के टाइम में थंब का भी यूज करते हैं। तो ये जो कॉज है ये ओमेन में भी ज़्यादा देखा गया। सेकेंड कॉज क्या है ये देखते हैं। एक्टिविटीज सच एज गोल्फिंग, गोल्फ खेलते टाइम में, प्लेइंग द पाइनो बजाते टाइम में, फ्लाइंग फिशिंग, कारपेंट्री एंड एक्टिविटीज बाय ऑफिस। कारपेंट्री के टाइम पे भी पेन ये कंडीशन आ सकता है। ये एक्टिविटीज बाय ऑफिस। अब ऑफिस वर्कर को कैसे हो सकता है, तो ऑफिस वर्कर को जब वो कंप्यूटर चलाते हैं तो वो माउस को हमेशा मूव करते रहते हैं और माउस को मूव करते के साथ साथ वो अपने जो थंब का है उसका भी यूज मैक्सिमम करते हैं। तो ये रिपीटेटिव क्रोनिक में चला जाता है, तो ये कंडीशन होने का चांस रहता है। जो अगला कॉज है वो है द क्लासिक पेशेंट पॉपुलेशन इज मदर। हाँ, यहाँ पे देखा गया जो मैक्सिमम जो कॉज ये जिस पॉपुलेशन को देखा गया वो है मदर, जो माँ है उनको ज़्यादा ही होने का चांस होता है। और क्यों होता है, क्योंकि हु आर रिपीटली लिफ्टिंग देयर बेबी, वो बार बार मतलब अपने बेबी को लिफ्ट करती है विद देयर थंब, और थंब का यूज करके रेडियली एबडक्टेड एंड रिस्ट गोइंग फ्रॉम अल्नर टू रेडियल डेविएशन। और जो रिस्ट भी होता है वो अल्नर से रेडियल डेविएशन की तरफ, जब बेबी का वेट पड़ता है तो अल्नर से रेडियल डेविएशन हो जाता है। जो अगला कंडीशन है डी क्वेरवेंस सिंड्रोम अफेक्ट द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। मैंने पहले ही बताया था ये जो कंडीशन है, जो सिंड्रोम है ये अफेक्ट करता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। अब एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ये मसल जो हमारा फोर आर्म है, फोर आर्म से इंसर्ट होके जो रिस्ट है, रिस्ट के लेटरल साइड में आके जो थंब बोन है, थंब फिंगर है, उसमें आके ये इंसर्ट करता है। फोर आर्म से ओरिजिन करके ये थंब में आके इंसर्ट करता है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एंड एक साथ में एक और मसल है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस यानी एपीएल। तो दोनों का टेंडन कहीं ना कहीं डी क्वेरवेंस सिंड्रोम होने में हेल्प कर रहे हैं।
द मसल लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड, हाँ यहाँ पे भी बता रहा है फोर आर्म के डोर्सल साइड में लोकेट होता है और ये लेटरल साइड ऑफ द थंब में जाता है, जाके वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब कुछ साइन एंड सिम्टम है वो देखते हैं क्या क्या है। लोकलाइज स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इन रीजन ऑफ द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस, यहाँ पे भी है कि जो रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा और टेंडरनेस हो जाएगा इन्फ्लामेशन की वजह से। जो अगला सिम्टम देखने को मिलेगा, पेन व्हाइल परफॉर्मिंग अल्नर डेविएशन, थंब फ्लेक्शन और एबडक्शन। अब जब भी हम अल्नर डेविएशन करेंगे या थंब का फ्लेक्शन या एबडक्शन करेंगे उस टाइम पे भी पेन होगा। अब यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मसल का टेंडन इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का टेंडन है जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं इसका टेंडन, और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर टेंडन, पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, इस दोनों का टेंडन कहीं ना कहीं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एक कंपार्टमेंट है उसमें भी लिमिटेड स्पेस होता है, तो वहाँ पे ये स्वेल कर जाते हैं। स्वेलिंग करने की वजह से जो कंपार्टमेंट में स्पेस बचा रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से स्वेलिंग हो जाती है और यहाँ पे पेशेंट को पेन फील होता है। अब डायग्नोसिस क्या करें, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री में ये पूछेंगे कि वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या क्या, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई ट्रॉमा वरोमा तो नहीं हुआ, ये सब पूछेंगे। प्लस पेशेंट से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेन कब से हो रहा है और क्या कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं वो सब में पेन हो रहा है, कौन कौन से मूवमेंट करते टाइम पेन हो रहा है। उसके बाद से कुछ टेस्ट हैं वो टेस्ट हम चेक करेंगे। तो इसमें पहला जो टेस्ट है वो है फिंकलेस्टन टेस्ट। अब फिंकलेस्टन टेस्ट में ये होता है कि जो भी थेरेपिस्ट हो गया या जो भी फिजियोथेरेपी है वो पेशेंट को सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन में बैठाएंगे, सिटिंग में या सुपाइन में, मतलब सजेस्ट तो किया जाता है सीटिंग में ही सही रहे। सीटिंग में करके जो उसका रिस्ट है और फोर आर्म है उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। देन एक हाथ से जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो फोर आर्म को ग्रिप करेगा और स्टेबलाइज करेगा। देन पेशेंट को बोलेगा सबसे पहले अपने थंब को मोड़ ले यानी फ्लेक्स कर ले। देन अपने चारों फिंगर से फ्लेक्स करते हुए थंब को ग्रिप कर लें। देन जो थेरेपिस्ट होगा वो अपने एक हाथ से जो फिंगर होगा वहाँ पे अपना हाथ रख लेगा और पेशेंट को बोलेगा रेसिस्टेंसफुली अपने थंब को एक्सटेंड करने के लिए यानी ओपन करने के लिए। जब वो ओपन करेगा तो उसे पेन फील होगा, जो रेडियल का स्टेलॉइड प्रोसेस है वहाँ पे। तो इससे अगर वो पेन फील हो रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड जो डायग्नोसिस का वे है वो है इंक्रीज पेन इन द एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट रेसिस्टेंस ऑफ द। यहाँ पे भी यही है कि जब भी कोई वो एक्टिविटी करेगा यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा विथ रेसिस्टेंस तो थंब के बेस के पास उसे पेन होगा। और एक्सरे करके भी देख सकते हैं कि जो भी टेंडन है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस इसके जो टेंडन है उसमें स्वेलिंग है या नहीं। अब ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट का दो मेथड है, एक तो कंजर्वेटिव मेथड एंड एक है ऑपरेटिव मेथड। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव मेथड को देखते हैं। तो रेस्ट फ्रॉम एक्टिविटी डेट पेन थंब एंड एक्सप्लेन फॉर 3 to 4 वीक। हाँ, सबसे पहले जो भी एक्टिविटी है रिस्ट की एक्टिविटी उसे हम लोग पेशेंट से बोलेंगे कि उसे अवॉइड करने के लिए कम से कम यूज करने के लिए, ताकि वो जो पेन हो वो कम हो सके। और एस्प्लेंट का यूज कर सकते हैं वो भी कितने दिनों के लिए 3 to 4 वीक। जो भी उसकी एक्टिविटी हो उसे मॉडिफाई करने कोशिश करेंगे। देन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन का यूज करेंगे ताकि पेन रिड्यूज हो सके और स्वेलिंग भी रिड्यूज हो सके। और कुछ केस में ज़्यादा पेन हो और ज़्यादा स्वेलिंग हो तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन भी हम लोग लगा सकते हैं। और फिजिकल थेरेपी हम लोग अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिक्वेरवेंस स्टेनोसाइनोवाइटिस में जो अल्ट्रासाउंड है ये बहुत यूजफुल है। इससे जो भी पेन हो वो बहुत जल्दी रिड्यूज होता है और स्वेलिंग भी रिड्यूज हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए दे सकते हैं और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ इंजेक्शन का भी हम यूज में ला सकते हैं। हाँ, अगर 3 to 4 वीक हम लोग कंजर्वेटिव मेथड का यूज कर रहे हैं बट कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो देन हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं ऑपरेटिव मेथड को वो यूज कर लें। ऑपरेटिव मेथड में टेनोसाइनोवेक्टमी यानी जो टेंडन है उसको
वहाँ से रिमूव कर देते हैं, और टेंडन को रिमूव कर देते हैं तो जो पेन होता है वो कम हो जाता है और स्वेलिंग भी। और ये कब कब इंडिकेट किया जाता है, जब कोई भी सिम्टम 3 महीने के तक अगर कंजर्वेटिव मेथड करने के बावजूद भी 3 महीने तक परसिस्ट करता है, तब हम लोग टेनोसाइनोवैक्टमी का सजेस्ट करते हैं। 1 to 2 सेंटीमीटर इंसीजन मेड ओवर द, अब कैसे करते हैं, तो 1 से 2 सेंटीमीटर इंसीजन लगाते हैं जो फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट है वहाँ पे। एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इज डिवाइडेड टू फ्री द टेंडन, और जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है उसे डिवाइड कर देते हैं ताकि जो टेंडन है वो फ्रीली मूव कर सके। अब देन कम्स वी रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट। रिहेबिलिटेशन में कैसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट में हम लोग आइस एंड हॉट पैक का यूज कर सकते हैं ताकि जो भी टाइट टेंडन हुआ है, जो भी टेंडन टाइट हुआ है उसे रिलैक्स और लूज कर सकें मस्कुलर के साथ साथ। और जो आइस का यूज करेंगे कि जो पेन और इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो सके। देन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम लोग पेशेंट को कोई टूल दे सकते हैं या थेराबैंड का यूज करके हम पेशेंट से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बोल दो सकते हैं कि इसे होल्ड करो कुछ देर के टाइम तक। देन इसेंट्रिक एक्सरसाइज करा सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक इनर रेंज जो भी मतलब फिंगर से जो भी सर्कल की तरह सरकमडक्शन की तरफ जो एक्सरसाइज है वो करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो रेडियल नर्व है उसकी ग्लाइड करा सकते हैं ना कहीं इस कंडीशन में डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस में जो रेडियल नर्व है ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, तो इसकी भी ग्लाइड प्रॉपर करते रहेंगे कि इसकी भी इन्फ्लेमेशन वो सब कम हो जाए। पेशेंट कैन स्टार्ट विद स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज वंस देयर पेन इन द सेटल। हाँ, अब ये सब एक्सरसाइज कम करेंगे जब उसका पेन रिड्यूज हो गया हो या पेन उतना हो जिससे कि वो एक्सरसाइज करे तो उसे कोई दिक्कत ना हो। आगे देखेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइज वीडियो के थ्रू वो कैसे करेंगे।